Hello friends, that is in the starting of subject I am going to discuss about 4 basic rules of biochemistry which will help you in your further studies. The first rule is that how to recognize a pathway, which pathway is anabolic and which pathway is catabolic. So let's move on the first rule of biochemistry. First of all, I will tell you that we have three stages in our body. The first one is fed state, the second one is fasting stage and the third one is starving stage. तो फेड स्टेट, फास्टिंग स्टेज और स्टार्विंग स्टेज होती क्या क्या है. सबसे पहले हम फेड स्टेट की बात करते हैं. तो फेड स्टेट का मीन क्या होता है? फेड स्टेट मीन्स दैट वी आर टेकिंग फूड विद इन 2 आवर्स. खाना खाने के 2 आवर बाद तक की जो स्टेज होती है उसको हम फेड स्टेट बोलते हैं. ठीक है. जैसे हम जब भी हम अपनी डाइट लेते हैं तो फेड स्टेट के अंदर हम क्या लेते हैं? नॉर्मल जब भी हम खाना खाते हैं, अपनी बॉडी में रॉ मटेरियल को इंसर्ट करते हैं तो खाने में हम क्या क्या खाते हैं? मोस्टली हम कार्बोहाइड्रेट और लिपिड खाते हैं. तो फेड स्टेट कौन सी स्टेज होती है? खाना खाने के जस्ट बाद जो 2 आवर की जो स्टेज होती है उसको हम फेड स्टेट बोलते हैं. ठीक है. फास्टिंग और स्टार्वेशन क्या है? लैक ऑफ फूड. दोनों में ही फूड की जो है वो लैक होती है, पर दोनों में डिफरेंस क्या है? फास्टिंग और स्टार्विंग स्टेज दोनों में डिफरेंस क्या है? तो फास्टिंग स्टेज वो स्टेज होती है शॉर्टर ड्यूरेशन की स्टेज होती है. जैसे खाना खाने के जस्ट 12 to 16 आवर्स बाद की जो स्टेज होती है उसको हम बोलते हैं फास्टिंग स्टेज. जैसे हम ओवरनाइट फास्टिंग रखते हैं ना, जब भी हम खाना खाते हैं तो हम खाना खाते हैं रात को. ठीक है. उसके बाद रात को जैसे 9 to 10 PM हम खाना खाते हैं. उसके बाद हम क्या करते हैं? सुबह जब खाना खाते हैं, जो नेक्स्ट खाना हम खाते हैं रात को खाने के बाद, वो खाना होता है 9 to 10 PM के AM के अराउंड खाना होता है हमारा. तो बीच में हमारे जो खाने के अंदर गैप होता है वो 12 आवर्स का गैप होता है. मतलब 12 to 13, 12 to 16 आवर का गैप होता है. इस पूरे ड्यूरेशन को बोलते हैं फास्टिंग स्टेज. और फास्टिंग स्टेज के अंदर जब भी हम खाना खाते हैं, हम अपना फर्स्ट जो मील लेते हैं, नेक्स्ट डे का फर्स्ट मील लेते हैं, उसको हम ब्रेकफास्ट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि हम जो ओवरनाइट फास्टिंग है हमारी, तो उसको हम ब्रेक करते हैं, इसीलिए उस मील को भी हम ब्रेकफास्ट बोलते हैं. ठीक है. और स्टार्विंग स्टेज क्या स्टेज होती है कि लॉन्गर ड्यूरेशन की स्टेज होती है स्टार्विंग स्टेज. जैसे कि फास्टिंग स्टेज हुई 12 to 16 आवर की जो स्टेज हुई उसको बोलते हैं फास्टिंग स्टेज. और जो स्टार्विंग स्टेज होती है वो 1 to 3 डेज के. अच्छा, तो स्टार्विंग स्टेज क्या होती है? स्टार्विंग स्टेज होती है फर्स्ट जो 1 to 3 डेज होती हैं. 1 to 3 डेज खाना खाने के 1 से 3 दिन के बाद अगर हम कुछ भी ना खाएं तो उस स्टेज को हम बोलते हैं स्टार्विंग स्टेज. तो ये 3 स्टेजेस हमारी बॉडी की हैं. अब मैं बताऊंगी आपको कि इन स्टेजेस का, ये जो 3 स्टेजेस हैं, इनका कनेक्शन एनाबोलिज्म और एनाबोलिक या फिर एनाबोलिज्म हम बात करें तो एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म से कैसे है. ठीक है. अगर हम बात करें खाने की, हमने खाना खाया, फैट स्टेट के अंदर हमने खाना खाया, तो खाना खाते टाइम हमने क्या किया कि जो रॉ मटेरियल्स हैं बॉडी के अंदर वो हमने इंसर्ट किए. ठीक है. हमने खाने के थ्रू जो भी रॉ मटेरियल्स हैं बॉडी में वो लिए. अब उन रॉ मटेरियल्स का यूज क्या होता है बॉडी के अंदर? उन रॉ मटेरियल्स का यूज होता है एनाबोलिज्म में. मतलब बॉडी के अंदर जो भी इसेंशियल प्रोटीन्स होते हैं, जो भी हॉर्मोन्स वगैरह, जो भी एनाबोलिक पाथवे है, उनको चलाने के लिए बॉडी के अंदर ये जो एनाबोलिक पाथवे होते हैं उनके अंदर हमारे खाने का यूज होता है. ठीक है. फास्टिंग और स्टार्विंग स्टेजेस में क्या होता है? फास्टिंग और स्टार्विंग स्टेजेस में जो बॉडी के अंदर पहले से स्टोर हुई कुछ भी चीज है उसका हम यूज करते हैं खुद के लिए, खुद को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए. ठीक है. तो एनाबोलिज्म को मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ कि ये फैट स्टेट से रिलेटेड है, और कैटाबोलिज्म को मैं बोल सकती हूँ कि ये दोनों फास्टिंग और स्टार्विंग से रिलेटेड है. तो कैटाबोलिज्म को मैं बात करूँ तो ये फास्टिंग और स्टार्विंग से रिलेटेड है, और फैट स्टेट की मैं बात करूँ तो ये एनाबोलिज्म से रिलेटेड. अच्छा, तो मैं बात कर रही थी एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म की. तो एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म होती क्या है? अगर हमसे कोई डेफिनेशन पूछे तो हम डेफिनेशन में बताएंगे कैसे. तो एनाबोलिज्म को मैं बात करूं तो एनाबोलिज्म होती क्या है? सिंथेसिस ऑफ समथिंग इन द बॉडी. बॉडी में कोई भी चीज का बनना, उसको बोलते हैं एनाबोलिज्म. ठीक है. और कैटाबोलिज्म क्या होती है? कैटाबोलिज्म मीन्स ब्रेकडाउन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स इन द बॉडी. ठीक है. तो एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म किससे रिलेटेड है? एनाबोलिज्म रिलेटेड है फैट स्टेट से, और कैटाबोलिज्म किससे रिलेटेड है? फास्टिंग और स्टार्विंग स्टेज से. ठीक है. तो सेकंड थिंग अब मैं क्या लिखती हूँ कि
कौन सा पाथवे एनाबोलिक है और कौन सा पाथवे कैटाबोलिक है। हमें तो यही देखना था ना कौन सा पाथवे एनाबोलिक है और कौन सा पाथवे कैटाबोलिक है। तो मैं रफली आप लोगों को एक आइडिया दे दूंगी, उसके अकॉर्डिंग मतलब आपको याद रहेगा ये चीज। फर्स्ट पाथवे हम बात करें ग्लाइकोजेनेसिस। तो नाम से ही आपको पता चल रहा है ग्लाइकोजेनेसिस। अगर हम इसको तोड़ें तो क्या है कि ग्लाइकोजन और जेनेसिस मतलब सिंथेसिस। तो ग्लाइकोजन का सिंथेसिस बॉडी में, तो ग्लाइकोजन का सिंथेसिस कब होता है? ग्लाइकोजन का सिंथेसिस तब होता है जब हम ग्लूकोज लेते हैं बॉडी के अंदर। रॉ मटेरियल के रूप में हम ग्लूकोज को इंसर्ट करते हैं बॉडी के अंदर। तो जितना ग्लूकोज यूज करना है बॉडी के अंदर उतना ग्लूकोज तो यूज हो गया, तो बाकी बचे हुए ग्लूकोज का क्या होगा? वो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होगा। बॉडी के अंदर कहाँ लीवर और मसल्स में यूजुअली जो एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज है वो लीवर और मसल के अंदर स्टोर होती है, और बाकी बची हुई जो अमाउंट है वो कुछ अमाउंट उसकी कहाँ पे स्टोर होती है? ब्रेन के अंदर भी कुछ अमाउंट स्टोर होती है। तो ग्लाइकोजेनेसिस की हम बात करें तो लीवर और मसल में, मेन लीवर और मसल के अंदर ये स्टोर होता है ग्लाइकोजन, और सम अमाउंट कहाँ पे स्टोर होती है? सम अमाउंट स्टोर होती है ब्रेन के अंदर, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग है ग्लाइकोजेनेसिस। सेकंड क्या है? सेकंड है एचएमपी पाथवे। एचएमपी पाथवे है क्या? हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं पेंटोज फोस्फेट पाथवे भी बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। इसके ये दो नेम है, हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे या पेंटोज फोस्फेट पाथवे। अब जो हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे है ये कैसे एनाबोलिज्म में आ गया? तो ये पाथवे हमारी बॉडी के अंदर दो चीजें हमारी बॉडी के अंदर बनाता है। तो फर्स्ट थिंग इज दैट NADPH बनाता है ये, और दूसरी ये बनाता है राइबोसिल 5 फॉस्फेट। तो ये राइबोसिल 5 फॉस्फेट और NADPH देता है। अच्छा, NADPH का फर्दर यूज क्या होता है? NADPH का फर्दर यूज होता है जो एनाबोलिक रिएक्शंस है उनके एनाबोलिक रिएक्शन में, जैसे कुछ सिंथेसिस के अंदर जैसे फैटी एसिड सिंथेसिस वगैरह में इसका यूज होता है NADPH का। थर्ड कौन सी है? थर्ड एनाबोलिज्म रिएक्शन की हम बात करें तो नॉर्मल जो भी रिएक्शन अपनी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ बनाती हैं, जैसे कि लाइपोजेनेसिस हुआ, ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस हुआ, कोलेस्टेरॉल सिंथेसिस हुआ, ये सारी की सारी जो भी हैं ये एनाबोलिक रिएक्शंस में आती हैं अपनी, ठीक है। और एक और चीज, हाँ, दो जो हॉर्मोन्स हैं, एक तो लाइपोप्रोटीन लाइपेज और एक हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज, ठीक है। तो इन दोनों में से एक जो हार्मोन है वो एनाबोलिक होता है और एक हार्मोन कैटाबोलिक होता है, ठीक है। तो वो उन दोनों का डिफरेंस है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है। अब कैटाबोलिक रिएक्शंस की बात करें तो इधर है ग्लाइकोजेनेसिस, तो इधर आएगा ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है? हम जो बॉडी के अंदर जो जैसे हमने खाना खाया तो उसमें हमने कार्बोहाइड्रेट लिया, कार्बोहाइड्रेट आगे टूटा हमारा ग्लूकोज में, तो ग्लूकोज आगे जाके पायरुवेट बनाता है, फिर पायरुवेट लिंक रिएक्शन में जाके क्रैब साइकिल में जाता है। तो ग्लाइकोलाइसिस है जिसमें ग्लूकोज टूट के ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है वो टूट के हमारा 3 कार्बन कंपाउंड बनाता है पायरुवेट। तो ये कैटाबोलिक रिएक्शन हुई ना, जो एक मैक्रोमोलिक्यूल है उसने तोड़ के 2 मैक्रोमोलिक्यूल बनाए, पायरुवेट बनाए उसने 3 कार्बन के। तो ये ग्लाइकोलाइसिस कैटाबोलिक रिएक्शन हुई। दूसरी कैटाबोलिक रिएक्शन की हम बात करें तो इधर हमने बोला था कि ग्लाइकोजेनेसिस, तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस मतलब ग्लाइकोजन का लाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस को हम तोड़ें तो क्या बनेगा? ये ग्लाइकोजन लाइसिस मतलब ग्लाइकोजन का टूटना। तो इसमें क्या होगा? ग्लाइकोजन लाइसिस होगा। तो ये भी कैटाबोलिक रिएक्शन है, ग्लाइकोजन इसमें टूटेगा। थर्ड कैटाबोलिक रिएक्शन हम बात करें तो बीटा ऑक्सीडेशन। बीटा ऑक्सीडेशन अब क्या होता है? बीटा ऑक्सीडेशन जैसे लिपिड का ऑक्सीडेशन हुआ है ना लीवर के अंदर, तो वो हुआ बीटा ऑक्सीडेशन। और फोर्थ है ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। अब ग्लूकोनियोजेनेसिस कैसे हुआ, मतलब कैटाबोलिक कैसे हुआ? बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे कि ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब ग्लूकोज का बनना बॉडी के अंदर, तो ये तो ग्लूकोज बन रहा है तो ये कैटाबोलिक कैसे हुआ? ग्लूकोनियोजेनेसिस इसलिए कैटाबोलिक होता है क्योंकि नॉर्मली अपनी बॉडी में क्या होता है? ग्लूकोज लेते हैं तो हम बाहर से लेते हैं, बॉडी के अंदर खुद को ग्लूकोज बनाने की जरूरत कभी नहीं पड़ती। पर फास्टिंग और स्टार्विंग स्टेज में क्या होता है? हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज की अमाउंट कम हो जाती है। ग्लूकोज कम हुआ तो बॉडी को खुद को ग्लूकोज बनाने की जरूरत पड़ी। अब ग्लूकोज अपने आप तो बन नहीं जाता, तो ग्लूकोज बनाने के लिए क्या करेंगे कि जो भी बॉडी के अंदर जो दूसरी चीजें हैं उनको तोड़ के ही तो ग्लूकोज बनाएंगे ना हम। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब ये नहीं हुआ कि सीधा ग्लूकोज बन रहा है, ग्लूकोज बन किन से रहा है? जो स्टोर हैं चीजें उनको तोड़ने से बन रहा है ना ग्लूकोज, इसलिए ये क्या हुआ? कैटाबोलिक रिएक्शन हुई, ठीक है। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस इसलिए कैटाबोलिक है। और ग्लूकोनियोजेनेसिस देखो फास्टिंग में मतलब स्टार्विंग स्टेज या स्टार्विंग स्टेज के अंदर ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है ना। तो स्टार्विंग हुआ तो बॉडी के अंदर वैसे ही कैटाबोलिक रिएक्शंस होंगी, बहुत सारी कैटाबोलिक रिएक्शन होंगी। स्टार्विंग और फास्टिंग स्टेज में कोई भी एनाबोलिक रिएक्शन नहीं होती ना। एनाबोलिक रिएक्शन तो ओनली फैट स्टेट में होगी ना, एनाबोलिक रिएक्शन तो ओनली फैट स्टेट के अंदर
हंगर होगी। स्टार्विंग और फास्टिंग में तो कोई भी एनाबॉलिक रिएक्शन नहीं होगी, वहां तो सब कैटाबॉलिक रिएक्शन होगी। इसीलिए ग्लूकोनियोजेनेसिस को हम कैटाबॉलिक रिएक्शन में इंक्लूड करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको वो लाइपेज का बता रही थी, दोनों लाइपेजेस में डिफरेंस क्या है। तो हमारे पास देखो लाइपेज दो होते हैं, मेनली मैं आपको बात करूं तो दो लाइपेज होते हैं। फर्स्ट लाइपेज होता है एक हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज होता है, सॉरी लेट मी चेक द वीडियो, ओके दिख नहीं रहा है। हाँ, तो हम दोनों लाइपेजेस की बात कर रहे थे। दो लाइपेज हमारे पास कौन कौन से हैं। फर्स्ट लाइपेज है हमारे पास हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज, इसको मैं कट करती हूँ, हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज। और सेकंड लाइपेज कौन सा है हमारे पास, एक और लाइपेज है हमारे पास लाइपोप्रोटीन लाइपेज, ठीक है, लाइपोप्रोटीन लाइपेज। अभी मतलब आपने लिपिड नहीं पढ़ा है चैप्टर, तो ये तो बेसिक है बायोकेमिस्ट्री का, तो मैं इसको ज़्यादा डीप में नहीं लेना चाहूँगी। जब उसमें आएगा लिपिड आएगा तो मैं उसको अच्छे से बताऊंगी, ठीक है, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। तो हार्मोन सेंसिटिव जो लाइपेज होता है वो कैटाबॉलिक लाइपेज होता है एक्चुअली, और ये जो लाइपेज होता है लाइपोप्रोटीन लाइपेज, ये एनाबॉलिक लाइपेज होता है। तो कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक ये कैसे होते हैं, ठीक है, ये मैं डिस्कस करूंगी अभी। तो कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक लाइपेज ये कैसे होते हैं दोनों, देखो नाम से तो दोनों लाइपेज हैं। लाइपेज मतलब लिपिड को तोड़ने वाले, लिपिड को तोड़ेगा तो ये कायदे से तो ऐसे होना चाहिए ना कि दोनों जो लिपिड को तोड़ रहे हैं वो जो तोड़ रहे हैं तो ऑब्वियसली ये कैटाबॉलिक होने चाहिए। पर जो लाइपोप्रोटीन लाइपेज है वो एनाबॉलिक कैसे होता है, ठीक है। तो लाइपोप्रोटीन लाइपेज की हम बात करें तो लाइपोप्रोटीन लाइपेज होता कहाँ है, ये ब्लड वेसल्स के अंदर हमारी होता है, ठीक है। ये होता है ब्लड वेसल्स के अंदर होता है हमारी। अब ब्लड वेसल के अंदर क्या होता है, जो पेरिफेरल टिश्यू के पास जो हमारी ब्लड वेसल है, ये हमने बनाई हमारी ब्लड वेसल, ठीक है। तो पेरिफेरल टिश्यू के अंदर ये मैंने लिख दिया यहाँ पे पेरिफेरल टिश्यू। मैं मेनली एडिपोज टिश्यू की बात कर रही हूँ, मैं यहाँ पे मेनली एडिपोज टिश्यू की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये जो कैपिलरी की ये जो एंडोथेलियम होती है, यहाँ पे ये हार्मोन ये लाइपोप्रोटीन लाइपेज प्रेजेंट होता है। देखो नाम से ही पता चल रहा है लाइपोप्रोटीन है, तो इसमें मतलब काइलोमाइक्रोन हुआ, काइलोमाइक्रोन रेमिनेंट वगैरह, तो ये लाइपोप्रोटीन में तो सभी इंक्लूड होते हैं ना। तो यहाँ पे जो भी ब्लड वेसल के अंदर काइलोमाइक्रोन आता है, ब्लड वेसल के अंदर जो भी काइलोमाइक्रोन आया, तो काइलोमाइक्रोन आया तो उसमें जैसे VLDL भी होगा और भी जो चीज़ें होंगी। तो ये जो हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये क्या करता है, इसको जो भी हमारे पास ट्राइग्लिसराइड आया, ट्राइग्लिसराइड को ये किस में तोड़ता है, ये तोड़ता है 3 फैटी एसिड में और 1 ग्लिसरॉल में, ठीक है, 1 ग्लिसरॉल में तोड़ा। तो अब ये टूटने के बाद क्या करेगा, ये कैपिलरी के एंडोथेलियम से बाहर निकलेंगे और एडिपोज टिश्यू के अंदर जाके, ये एडिपोज टिश्यू के अंदर जाके मतलब पेरिफेरल जो टिश्यू होगा उनके अंदर ये एंटर कर जाएंगे और पेरिफेरल टिश्यू के अंदर ये वापस ट्राइग्लिसराइड के रूप में, ये ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में ये वापस स्टोर हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया कि काइलोमाइक्रोन को तो हमने तोड़ा, ठीक है, पर हमने लास्ट में तो क्या किया, ट्राइग्लिसराइड बनाया। इसलिए हमने लाइपोप्रोटीन लाइपेज को हम क्या बोलते हैं कि ये एनाबॉलिक वो है एंजाइम है, ठीक है। अब ये हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज की हम बात करें तो हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज में क्या होता है, ये अब कैटाबॉलिक कैसे है, तो ये हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज प्रेजेंट कहाँ होता है, ये लाइपेज प्रेजेंट था ब्लड वेसल के अंदर, ब्लड वेसल की ल्यूमेन के अंदर ये प्रेजेंट था, और ये प्रेजेंट होता है एडिपोज टिश्यू के अंदर। एडिपोज टिश्यू की जो सेल होती है उसके अंदर ये हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज प्रेजेंट होता है। देखो नाम से पता चल रहा है हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज, तो ये हार्मोन से मतलब क्या, हार्मोन से एक्टिवेट होता है, ठीक है। हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज क्या करता है, जो बॉडी के अंदर जो ट्राइग्लिसराइड आते हैं, एडिपोज टिश्यू के अंदर जो ट्राइग्लिसराइड आते हैं उनको ये तोड़ता है 3 फैटी एसिड और 1 ग्लिसरॉल में ये तोड़ता है। अच्छा, तो हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज क्या करता है, जो ट्राइग्लिसराइड होता है उसको 3 फैटी एसिड के अंदर और 1 ग्लिसरॉल के अंदर ये इसको तोड़ देता है, ठीक है। तो अब ये जो फैटी एसिड है ये आगे जाके ये जाएंगे ब्लड में, फिर ये ब्लड से जाएंगे लीवर में, और लीवर से ये आगे जाएंगे बीटा ऑक्सीडेशन में, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड होता है ना, तो ये आगे जाके जाएंगे बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड के अंदर, ठीक है। तो अभी देखो हम इस सब को पूरे को रिवाइज करते हैं। ये था किस बारे में, देखो विच पाथवे इज एनाबॉलिक, विच पाथवे इज कैटाबॉलिक। सबसे पहले हमने क्या बताया कि हमारी बॉडी के अंदर 3 स्टेजेस होती हैं। 3 स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं, फैट स्टेज, फास्टिंग स्टेज और स्टार्विंग। फैट स्टेट में क्या होता है, फैट स्टेट होती है खाने के 2 आवर बाद की जो भी स्टेज होती है जिसमें हम कुछ नहीं खाते, तो उसको बोलते हैं फैट स्टेट।
फैट स्टेज एनाबोलिक होती है। एनाबोलिक ऐसे होती है क्योंकि इसमें मोस्ट ऑफ प्रोटीन्स वगैरह जो भी एनाबोलिक रिएक्शंस हैं वो अकर होती है। फास्टिंग और स्टार्विंग स्टेज क्या होती है? फास्टिंग और स्टार्विंग स्टेज दोनों की दोनों स्टेज होती हैं लैक ऑफ फूड। लैक ऑफ फूड तो है ये, पर लैक ऑफ फूड में भी क्या है ये कि जो फास्टिंग स्टेज है वो तो 12 to 16 आवर नॉर्मल जैसे हम फास्टिंग रखते हैं, ओवरनाइट फास्टिंग की हमने बात की, और भी जैसे फास्टिंग है, जैसे ओवरनाइट फास्टिंग की हमने बात की, और हम बात करते हैं जैसे क्या बोलते हैं उसको, हाँ ब्रेकफास्ट हुआ तो हमने जैसे 12 to 16 आवर हमने फास्टिंग की, उसके बाद हमने खाना खाया, तो ये सारी की सारी हुई फास्टिंग स्टेज के अंदर इंक्लूडेड, ठीक है। और स्टार्विंग में क्या हुआ, जैसे 1 से 3 दिन तक हमने खाना नहीं खाया, अनशन वगैरह रखते हैं तो लोग खाना नहीं खाते, तो वो उसमें क्या कीटोन बॉडीज बनना स्टार्ट हो जाती है ना बॉडी में, तो ये सारी स्टार्विंग स्टेज के अंदर आई, तो दोनों कैटाबोलिक हैं। अब इन दोनों में हमने क्या बताया कि एनाबोलिक कौन सी रिएक्शन है और कैटाबोलिक कौन सा पाथवे है, ठीक है। एनाबोलिक मतलब नाम से पता चल रहा है बॉडी में कुछ बनेगा, सिंथेसिस ऑफ समथिंग इन द बॉडी, ठीक है। और कैटाबोलिज्म, कैटाबोलिक मतलब मैक्रोमोलिक्यूल्स का टूटना, तो ब्रेकडाउन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल इन द बॉडी, ठीक है। ग्लाइकोजेनेसिस को हम एनाबोलिज्म में इंक्लूड करेंगे क्योंकि ग्लाइकोजेनेसिस क्या है, ग्लाइकोजन का सिंथेसिस, ठीक है। ग्लाइकोजेनेसिस में क्या ग्लाइकोजन स्टोर होता है बॉडी के अंदर, कहाँ जाके स्टोर होता है, लीवर और मसल में मेनली स्टोर होता है, उसके बाद ब्रेन के अंदर मतलब कुछ अमाउंट ब्रेन के अंदर भी स्टोर होती है, ठीक है। अब ग्लाइकोलाइसिस, जो ग्लाइकोलाइसिस है वो क्या है, कैटाबोलिक है। कैटाबोलिक कैसे है ग्लाइकोलाइसिस, क्योंकि ग्लाइकोजन वो ग्लूकोज जो 6 कार्बन कंपाउंड है वो 3 कार्बन कंपाउंड के अंदर टूट रहा है, पायरुवेट बनता है ना इसमें, तो ये क्या हो गया ग्लाइकोलाइसिस क्या हुआ, कैटाबोलिक हुआ, ठीक है। अच्छा एक मैं बताना भूल गई आपको, एक लिंक रिएक्शन भी कैटाबोलिक है। अच्छा लिंक रिएक्शन भी कैटाबोलिक है। लिंक रिएक्शन कैटाबोलिक कैसे है, देखो इसमें जो पायरुवेट है, पायरुवेट क्या है 3 कार्बन कंपाउंड है ना, ये उसमें चेंज होता है एसिटाइल को एंजाइम में, एसिटाइल को एंजाइम में चेंज हुआ। अब ये एसिटाइल को एंजाइम आगे जाके टीसीए में जाता है, जैसे फैट स्टेट हुई तो टीसीए में चला जाएगा, तो ये क्या हुआ लिंक रिएक्शन क्या हुई इसमें, लिंक रिएक्शन हुई ये कैटाबोलिक हुई क्योंकि 3 कार्बन से 2 कार्बन कंपाउंड बन रहा है ना। फिर ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस हुआ, बीटा ऑक्सीडेशन हुआ, ग्लूकोनियोजेनेसिस हुआ। ग्लूकोनियोजेनेसिस मैंने आपको पूरा बता दिया कि ये कैटाबोलिक क्यों होता है, ठीक है। फिर ये हुआ एचएमपी पाथवे। एचएमपी पाथवे एनाबोलिक क्यों होता है, क्योंकि 2 चीजों को बॉडी में बनाता है, एक तो एनएडीपीएच को बनाता है, और एनएडीपीएच आगे जाके जो एनाबोलिक रिएक्शंस हैं जैसे फैटी एसिड सिंथेसिस वगैरह में यूज होता है, लाइपोजेनेसिस है, ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस है, कोलेस्टेरोल सिंथेसिस है, ये सारे के सारे एनाबोलिक रिएक्शन है। फिर मैंने लाइपेजेस की बात की, हमारी बॉडी में 2 लाइपेज होते हैं, एक तो लाइपोप्रोटीन लाइपेज और एक हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज। ये बताया मैंने, लाइपोप्रोटीन लाइपेज ब्लड वेसल में होता है, हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज एडिपोज टिश्यू की सेल्स के अंदर होता है। इसको एनाबोलिक एंजाइम क्यों बोलते हैं, क्योंकि एनाबोलिक एंजाइम इसलिए होता है क्योंकि ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस करता है बॉडी के अंदर। और इसको कैटाबोलिक एंजाइम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये फाइनली तो तोड़ रहा है ना हर चीज को, तो हर चीज को नहीं सॉरी ट्राइग्लिसराइड को ये तोड़ रहा है ना फाइनली, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे कैटाबोलिक एंजाइम। तो इतना ये हमारा हुआ फर्स्ट रूल, फर्स्ट जो बेसिक रूल है, जो क्या बोलते हैं हम इसको, कि हमने रिकॉग्नाइज किया कि कौन सी रिएक्शन एनाबोलिक है और कौन सी कैटाबोलिक है। तो इसको जो ये इस रूल को समझ के आपको मतलब पता चल जाएगा कौन सी, आप खुद से रिकॉग्नाइज कर पाओगे कौन सी एनाबोलिक है और कौन सी कैटाबोलिक है। दूसरे जो बेसिक बायोकेमिस्ट्री का रूल है उसमें मैं आपको ये बताऊंगी कौन से हार्मोन को जैसे पहचानते हैं कि कौन सा हार्मोन एनाबोलिक रिएक्शन में यूज होता है, कौन सा हार्मोन कैटाबोलिक रिएक्शन में यूज होता है, ठीक है। ओके।